बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये पार्ट 25 है। आज हम आपके लिए किताब ला रहे हैं सुर्ख क़यामत। ये एक मुकम्मल किताब है। आवाज तालिया मुसन्निफ ज़हीर अहमद। ये किताब आपके लिए बुक शेयर पाकिस्तान ऑडियो लाइब्रेरी की जानिब से रिकॉर्ड की जा रही है। दीगर मालूमात और मजीद किताबों के लिए आप राब्ता कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर 0333249573 और कॉल नंबर 0300291960 पर मोहम्मद अजहर लतीफ से। ये किताब 817 सफ़हात पर मुश्तमिल है। तो आइए सुनते हैं पार्ट नंबर 25 सफ़ा नंबर 520 से। पहाड़ जैसा शहाब साकिब तेजी से घूमता हुआ आगे बढ़ा जा रहा था और उसकी रफ्तार के मुताबिक इमरान भी रेड स्पेसशिप शहाब साकिब के ऊपर नीचे घुमाता हुआ आगे की तरफ बढ़ाए लिए जा रहा था। कुछ ही देर में इमरान के साथियों ने रेड स्पेसशिप को पहाड़ जैसे शहाब साकिब के इंतहाई नजदीक होते देखा। मैं रेड स्पेसशिप को इस शहाब साकिब से चिपकाने की कोशिश कर रहा हूँ, खुद को संभाल लेना, इमरान ने चीखते हुए कहा। और उसकी बात सुनकर उन सब के चेहरों पर मौत की सी जर्दी फैल गई। अब उनकी समझ में आ गया था कि इमरान इतनी देर से रेड स्पेसशिप पहाड़ जैसे शहाब साकिब के ऊपर नीचे क्यों घुमा रहा था और इसे दरमियानी फासला क्यों कम कर रहा था। वो रेड स्पेसशिप उस पहाड़ जैसे शहाब साकिब से चिपकाने की कोशिश कर रहा था। इमरान ने अब रेड स्पेसशिप पहाड़ के घूमने की रफ्तार से घुमाना शुरू कर दिया था और वो रेड स्पेसशिप पहाड़ के एक हिस्से की तरफ ले जा रहा था जो मस्ता था। ये नहायत मुश्किल काम था जो इमरान कर रहा था। अगर उससे जरा सी भी गलती हो जाती तो रेड स्पेसशिप शहाब साकिब से टकराकर टुकड़े टुकड़े हो सकता था, लेकिन रेड स्पेसशिप का कंट्रोल इमरान के हाथों में था। वो निहायत महाराना अंदाज में स्पेसशिप शहाब साकिब के मस्ता हिस्से की तरफ ले जा रहा था। उन सब के दिल बुरी तरह से धड़क रहे थे और उन सब की नजरें स्क्रीन पर ही जमी हुई थी, जहां एक स्क्रीन पर अब पहाड़ के मस्ता हिस्सा, दूसरी स्क्रीन पर रेड स्पेसशिप का निचला हिस्सा दिखाई दे रहा था। इमरान ने रेड स्पेसशिप के लॉन्चिंग पैड खोल दिए थे जो आहिस्ता आहिस्ता पहाड़ की तरफ बढ़ रहे थे। ज्यों ज्यों स्पेसशिप पहाड़ के नजदीक होता जा रहा था, उन सब के चेहरों के तासरात बिगड़ते जा रहे थे और उन्हें अपनी रगों में खून सा जमता हुआ महसूस होने लगा था। इमरान एक साथ 3 काम कर रहा था। वो एक तो मुसलसल रेड स्पेसशिप को पहाड़ की रफ्तार के साथ उसे गिर चकरा रहा था, दूसरा वो पहाड़ के आगे बढ़ने की रफ्तार के साथ आगे बढ़ रहा था, और तीसरा ये कि अब उसने स्पेसशिप को पहाड़ के एक महसूस हिस्से की तरफ तेजी से ले जाना शुरू कर दिया था। जब पहाड़ और स्पेसशिप का दरमियानी फासला चंद फुट रह गया तो उन सबको अपने जिस्मों से जान निकलती हुई महसूस होना शुरू होगी। अब चंद ही लम्हों की बात थी। अगर इमरान से कोई भी मिस्टेक हो जाती तो इन सब की जानें जा सकती थी, मगर इमरान के चेहरे पर इंतहाई इत्मीनान और आसूदगी दिखाई दे रही थी। वो बारी बारी उन दोनों स्क्रीनों की जानिब देख रहा था। कुछ ही देर में रेड स्पेसशिप के लॉन्चिंग पैड पहाड़ जितने बड़े शहाब साकिब पर लगे दिखाई दिए। जैसे ही रेड स्पेसशिप के लॉन्चिंग पैड शहाब साकिब की सतह से लगे, स्पेसशिप को झटका लगा। उस झटके का असर बहुत ज्यादा नहीं था, लेकिन एक बार वो सब अपनी जगहों पर बुरी तरह से हिलकर रह गए थे। जैसे ही रेड स्पेसशिप के लॉन्चिंग पैड पहाड़ से लगे, इमरान ने फौरन लीवरों के निचले हिस्से में लगे हुए 2 बटन एक साथ प्रेस कर दिए। ऐसा करते ही लॉन्चिंग पैड में हैवी मैग्नेट पावर आ गई, जिसकी वजह से उसने शहाब साकिब को जकड़ लिया। इमरान ने लीवर से हाथ हटाकर स्पेसशिप के इंजन ऑफ करना शुरू कर दिए। अब रेड स्पेसशिप शहाब साकिब से चिपका उसके साथ घूमता जा रहा था। इमरान ने तेजी से कुछ स्विच ऑन किए और फिर वो नहायत तेजी से कंट्रोल पैनल के इर्द गिर्द लगे मुख्तलिफ बटन प्रेस करता चला गया। इमरान ने तकरीबन 8 स्विच ऑन किए थे और 6 बटन प्रेस किए थे। आखिरी बटन प्रेस करते ही उसने दाएं तरफ लगा हुआ हैंडल पकड़ लिया
और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता उस हैंडल को नीचे की तरफ लेता चला गया। हैंडल खींचने से रेड स्पेसशिप के आगे और पीछे लगे हुए फायर जेट इंजन ऑन हो गए थे। इमरान कभी रेड स्पेसशिप के अगले जेट इंजन का फायर प्रेशर बढ़ा देता और कभी पिछले जेट इंजन का। ऐसा करने से तेज रफ्तारी से घूमते हुए पहाड़ जैसे शहाब साकिब को कभी आगे की तरफ झटका लगता और कभी पीछे की तरफ, और उसके घूमने की रफ्तार कदरे कम हो जाती। इमरान मुसलसल रेड स्पेसशिप के जेट इंजनों के प्रेशर से शहाब साकिब की घूमने की रफ्तार को कम करने की कोशिश कर रहा था। काफी कोशिश के बाद आखिरकार पहाड़ जैसे शहाब साकिब की घूमने की रफ्तार में नुमाया कमी आना शुरू हो गई। इमरान गैस और आग के प्रेशर से सिर्फ शहाब साकिब की घूमने की रफ्तार को कम कर रहा था। वो शहाब साकिब को आगे बढ़ने से नहीं रोक रहा था, और अगर वो ऐसा करता तो अकब से आने वाले बेशुमार शहाब साकिब उस शहाब साकिब से आकर टकरा सकते थे, जिसके नतीजे में शहाब साकिब के साथ रेड स्पेसशिप के भी टुकड़े उड़ सकते थे। इमरान ने रेड स्पेसशिप के पैड्स मैग्नेट पावर से शहाब साकिब के मस्ता हिस्से से चिपका दिए थे, और अब वो पहाड़ जैसे शहाब साकिब के घूमने की रफ्तार को कम करते करते खत्म करने की कोशिश कर रहा था। इमरान की ये कोशिश बराबर साबित हो रही थी। कुछ ही देर में शहाब साकिब की गर्दिश खत्म हो गई। अब वो साकिब और जामद अंदाज में एक सीध में आगे बढ़ता चला जा रहा था। जैसे ही शहाब साकिब का बैलेंस हुआ, इमरान ने फौरन 2 पावर बटन ऑन कर दिए ताकि शहाब साकिब का तवाज़ुन बरकरार रहे और वो दोबारा घूमना न शुरू कर दे। अब पहाड़ जैसा शहाब साकिब इस अंदाज में दूसरे शहाब साकिबों के साथ तेजी से आगे बढ़ रहा था कि रेड स्पेसशिप उस पहाड़ के ऊपर वाले हिस्से पर जमा हुआ था। खुदा की पनाह इमरान साहब, शहाब साकिब से इस अंदाज में रेड स्पेसशिप को चिपकाकर आपने तो हमारे होश ही गुम कर दिए थे। अगर आपसे जरा सी भी गलती हो जाती तो रेड स्पेसशिप के साथ हम सबके भी पुरहजे उड़ जाते। सफदर ने लरसते हुए लहजे में कहा। ये सब करना इमरान साहब जैसे इंसान के लिए ही आसान था। अगर हम में से किसी ने ये सब किया होता और हम में से किसी को ये सब करना पड़ता तो अब तक शायद ही हम में से कोई जिंदा होता। जहान ने भी उसी अंदाज में कहा। इमरान साहब की जहानत बेमिसाल है। ये जो भी करते हैं इंतहाई सोच समझकर और इंतहाई दानिशमंदी से करते हैं, इसीलिए तो हम इन्हें जीनियस कहते हैं। क्रास्टी ने मुस्कुराते हुए कहा। सिर्फ जीनियस कहते ही हो, समझते तो नहीं। इमरान ने मुंह बनाकर कहा। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं इमरान साहब, हम आपको जीनियस कहते भी हैं और मानते भी हैं। सदीकी ने कहा। अगर तुम मुझे जीनियस मानते होते तो मैं अब तक इस तरह कमारा न बैठा होता। मेरे होने वाले जो लोग मेरे बल्कि हम सब के साथ होती। इमरान ने मुंह बसूल कर कहा तो उन सब के चेहरों पर बेहतियार मुस्कुराहट आ गई, लेकिन फिर जूलिया के ख्याल आते ही उनकी मुस्कुराहटें बुझ सी गईं। काश मिस जूलिया हमारे साथ होती। यह हवाई मिशन हमें बेहद फीका फीका सा महसूस हो रहा है। न हमारे साथ मिस जूलिया है और न ही तनवीर। मिस जूलिया को थ्रीसिया अगवा करके ले गई है और तनवीर बेचारा फारूकी हॉस्पिटल में पड़ा है, और वो भी कोमे की हालत में। कैप्टन शकील ने तासुब भरे लहजे में कहा। वो इंशाल्लाह जल्द ठीक हो जाएगा और हम हला में डॉक्टर एक्स और उसके स्पेस वर्ल्ड को तबाह करने के लिए आए हैं, तो उसके साथ हम मिस जूलिया को भी ढूंढ ही लेंगे। मुझे बखूबी याद है जाते हुए थ्रीसिया ने कहा था कि वो मिस जूलिया को नुकसान नहीं पहुंचाएगी, बल्कि वो मिस जूलिया को हला में ले जाकर ऐसी जगह कैद कर देगी जहां इमरान साहब और हम न पहुंच सके। लेकिन मुझे यकीन है कि हला में होने के बावजूद इमरान साहब उस जगह पहुंच जाएंगे जहां मिस जूलिया कैद हैं। नुमानी ने कहा। इसके लिए हमें न जाने कब तक हलाओं की हाक छाननी पड़ेगी। इमरान ने मुंह बनाकर कहा। हलाओं की हाक? कैप्टन शकील ने मुस्कुरा कर कहा। और नहीं तो क्या, मजनू मियां ने लैला की तलाश में जंगलों और सहराओं की हाक छानी थी, तब कहीं जाकर उसे लैला मिली थी, और मेरी लैला तो हलाओं में पहुंच चुकी है, जिसके लिए मुझे इन हलाओं की ही हाक छाननी पड़ेगी। इमरान ने कहा।
ये हाक आप अकेले नहीं, हम भी आपके साथ छानेंगे। जोहान ने हंस कर कहा। छानते रहना, लैला तो सिर्फ मुझे ही मिलेगी, इमरान ने कहा, और वो सब ना चाहते हुए भी हंस पड़े। शहाब साकबू के झमघटे में आकर हमें ब्लैक बर्ड जैसे खतरनाक स्पेसशिप से निजात मिली है, वरना वो तो मौत बनकर हमारे पीछे लगे हुए थे, टाइगर ने पहली बार जुबान खोलते हुए कहा। उसकी जोसेफ और जवाना की आदत थी, जब इमरान और उसके साथी इकट्ठे होते थे तो वो उनकी बातचीत में कोई दखल नहीं देते थे। जरूरत के वक्त ही वो बात करते थे, या फिर इमरान जब उनसे कुछ पूछ ले तो वो उसी का जवाब देते थे। यही वजह थी कि हवाई सफर पर रवाना होने से लेकर अब तक उनमें से किसी ने भी इमरान और उसके साथियों की बातों में कोई हिस्सा नहीं लिया था। पीछे तो वो अब भी लगे हुए हैं। वो शहाब साकबू के झमगट्टे के दाएं बाएं मौजूद है और मुसलसल इस झमगट्टे के साथ साथ आगे बढ़ रहे हैं, ताकि जैसे ही हम झमगट्टे से बाहर निकलें वो फिर हम पर हल्ला बोल दें। इमरान ने स्क्रीन की तरफ देखते हुए कहा, जहां वाकई शहाब साकबू के झमगट्टों के दाएं और बाएं ब्लैक बर्ड्स आते दिखाई दे रहे थे। क्या इन ब्लैक बर्ड्स के रोबोट्स को मालूम है कि हम शहाब साकबू के झमगट्टे के किस हिस्से में हैं? अगर ऐसा है तो वो लेजर बीम्स और मिसाइल फायर क्यों नहीं कर रहे? क्रास्टी ने हैरान होकर पूछा। अगर तुम्हें मरने का इतना ही शौक हो रहा है तो मैं स्पेसशिप झमगट्टे से बाहर ले जाता हूँ और ब्लैक बर्ड के रोबोट से कह देता हूँ कि वो आए और हम पर लेजर बीम्स और मिसाइलों के साथ रेड हीट लाइट भी फायर कर दें, ताकि हम रेड स्पेसशिप के साथ ही जलकर राख बन जाएं। इमरान ने मुंह बनाकर कहा, आप मेरी बात का मतलब नहीं समझे हैं इमरान साहब। मेरे कहने का मतलब था कि अगर ब्लैक बर्ड के रोबोट्स को ये यकीन है कि रेड स्पेसशिप इस कदर बड़े और कसीर तादाद में शहाब साकबू में जाने के बावजूद सलामत है तो अब तक खामोश क्यों हैं? राष्ट्री ने अपनी बात की तस्दीक करते हुए कहा। वो अपना असला शहाब साकबू पर जाया नहीं करना चाहते। मैं रेड स्पेसशिप शहाब साकब पर जमाए रखने और शहाब साकब के साथ एक सीध में मुतवाजी रखने के लिए कई सिस्टम ऑन कर रखे हैं, जिनकी वजह से इन रोबोट्स को हमारे स्पेसशिप के सलामत होने का पता चल रहा होगा। लेकिन चूंकि यहाँ हर तरफ शहाब साकिब ही शहाब साकिब हैं, शहाब साकिब चूंकि तेजी से घूमते हैं और इनमें से बहुत सारे शहाब साकिब आपस में टकराते भी रहते हैं, इसलिए झमघटे में गूंज की आवाज के साथ शदीद इर्ताश भी पैदा होता रहता है, जिसकी वजह से रडार सिस्टम ठीक तौर पर काम नहीं करता। इसलिए ब्लैक बर्ड्स के रोबोट्स को ये अंदाजा लगाना मुश्किल हो रहा होगा कि हमारा रेड स्पेसशिप इस झमघटे के किस हिस्से में और कहां मौजूद है। शहाब साकबू की तादाद हजारों और लाखों में है। इन जैसे अगर सैकड़ों ब्लैक बर्ड्स भी यहाँ आ जाए और वो हर तरफ लेजर बीम्स और मिसाइल फायर करना शुरू कर दें, तब भी झमघटा कम नहीं होगा। इसलिए वो बिला वजह अपना साइंसी असला जाया नहीं कर रहे। वो इस इंतजार में है कि कब रेड स्पेसशिप झमघटे से बाहर आए और कब वो उस पर मौत बनकर झपट पड़े। इमरान ने जवाब देते हुए कहा, लेकिन ये इसी तरह इन शहाब साकबों के साथ साथ अगर उड़ते रहेंगे तो हमारा तो इन झमघटे से निकलना मुश्किल हो जाएगा। हम कब तक इस झमघटे में छुपे रहेंगे? सफदर ने हैरान होकर पूछा। मैं यहाँ सिर्फ छुपने के लिए नहीं आया हूँ, इमरान ने कहा। छुपने के लिए नहीं आया है तो फिर किस लिए आए हैं? जोहान ने पूछा। मैंने रडार का STR सिस्टम ऑन कर दिया है जो ऑटो वर्क करता है। इस सिस्टम से हमें कुछ ही देर में इस बात का पता चल जाएगा कि ब्लैक बर्ड्स किस धात के बने हुए हैं और इस धात को किस तरह से डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। इमरान ने संजीदा होते हुए कहा, ओ अब समझा। ऑटो सर्चिंग में चूंकि वक्त लग सकता है, इसलिए आपने रेड स्पेसशिप रेड स्टोन पर लॉन्च किया है ताकि हम ब्लैक बर्ड्स को तबाह करने का जरिया मालूम कर सके। कैप्टन शकील ने हैरान होते हुए कहा, हाँ, इन्हें तबाह किए बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे। रेड स्पेसशिप पर लगा साइंसी असला इन ब्लैक बर्ड्स को तबाह नहीं कर सकता
और न ही रेड स्पेसशिप उन ब्लैक बर्ड्स की रफ्तार का मुकाबला कर सकता है। इसलिए हमें आगे बढ़ने के लिए ब्लैक बर्ड्स को किसी न किसी तरह से तबाह करना ही होगा। हम चूंकि स्पेस में जा रहे हैं और हमारे मुकाबले पर जीरो लैंड और डॉक्टर एक्स के स्पेस वर्ल्ड के रोबोट्स और स्पेसशिप आ सकते थे, इसीलिए मैं पूरी तैयारी के साथ आया था। मैं अपने साथ ऐसा साइंसी असला लाया हूँ जिससे हम जीरो लैंड और स्पेस वर्ल्ड की रोबो फोर्स का मुकाबला कर सकते हैं। लेकिन रेड स्पेसशिप की बताई हुई इंफॉर्मेशन के तहत ब्लैक बर्ड्स नई किस्म की हार्ड दांत के बने हुए हैं जिस पर एटम बमों का भी असर नहीं हो सकता। इसलिए जब तक ये पता नहीं चल जाता कि ब्लैक बर्ड्स किस धात से बनाए गए हैं, मैं भी बिला वजह अपने साथ लाया हुआ असला जाया नहीं करना चाहता। लेकिन जैसे ही मुझे ये मालूम होगा कि ब्लैक बर्ड्स किस धात के बने हुए हैं और मैं उन्हें किस असले से डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ, मैं उसी असले का इस्तेमाल करूंगा। इमरान ने कहा तो इन सब ने समझ जाने वाले अंदाज में सर हिला दिए। STR सिस्टम से कब तक पता चल जाएगा कि ब्लैक बर्ड्स किस धात के बने हुए हैं? टाइगर ने पूछा। काफी वक्त लग सकता है। रेड स्टोन में होने की वजह से हमारा रडार सिस्टम भी बेहद स्लो वर्क कर रहा है, इमरान ने जवाब दिया। क्या इन स्पेसशिप पर ब्लू रेडियम ब्लास्टर का भी कुछ असर नहीं होगा? टाइगर ने कहा। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, इमरान ने सादा से लहजे में कहा। ब्लू रेडियम ब्लास्टर? ये कैसे ब्लास्टर है? ये नाम तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ, कैप्टन शकील ने हैरान होते हुए कहा। ये खास किस्म के ब्लास्टर हैं जिनमें ब्लू रेड रेडियम भरा होता है। ये ब्लास्टर जहां भी फेंके जाएं, वहां हर तरफ नीले धुएं जैसा रेडियम फैल जाता है, जिसकी जद में आने वाली ठोस चट्टान भी, चाहे वो फौलादी की क्यों न बनी हो, चंद लम्हों में मोम की तरह पिघल जाती है। ब्लू रेडियम ब्लास्टर की 1 ग्राम की मिकदार 1000 मन की चट्टान को भी आसानी से पिघला देती है। ब्लास्टर किसी एक जगह फटता है, मगर इससे निकलने वाला धुआं तेजी से चारों तरफ फैल जाता है, जो सख्त से सख्त धात, हत्ता की दुनिया की सबसे सख्त धात हीरे को भी चंद लम्हों में पिघला देता है, इमरान ने जवाब दिया। ओह, अगर ऐसे ताकतवर ब्लास्टर आपके पास है तो आप इससे ब्लैक बर्ड्स को तबाह करने की कोशिश क्यों नहीं करते? कैप्टन शकील ने हैरान होते हुए कहा। मैंने कहा तो है कि पहले ये तो इल्म हो जाए कि ब्लैक बर्ड्स किस धात के बनाए गए हैं। हो सकता है वो किसी ऐसी धात से बने हुए हों जो आम असले से भी तबाह किए जा सकते हों। ऐसी सूरत में ब्लू रेडियम ब्लास्टर इस्तेमाल करने की क्या जरूरत है? ये ब्लास्टर्स हम डॉक्टर एक्स के स्पेस वर्ल्ड और जीरो लैंड को तबाह करने के लिए इस्तेमाल करेंगे, इमरान ने जवाब दिया। उसी लम्हे स्पेसशिप में तेज बीप की आवाज सुनाई दी। इमरान चौंक कर सर्चिंग मशीन की स्क्रीन देखने लगा, जिस पर बहुत सारे अल्फाज तेजी से फैलते चले जा रहे थे। नया पैराग्राफ। हला में हजारों की तादाद में फाइटर तैयारों जैसे स्पेसशिप्स उड़े जा रहे थे। उन स्पेसशिप के बाकायदा विंग्स भी थे, जिनके नीचे बेशुमार हार्ड ब्लास्टर मिसाइल लगे हुए थे, जो हला में बड़े से बड़े और हार्ड से हार्ड स्पेसशिप और स्पेस स्टेशन को तबाह कर सकते थे। इन शिप्स के निचले हिस्से और छत पर लेजर बीम फायर करने वाली महसूस गन्ने भी नस्ब थी, जिनसे निकलने वाली रेस ब्लास्टर रेस कहलाती थी, और इन गन्नों से निकलने वाली एक लेजर बीम पहाड़ जैसे ठोस और इंतहाई मजबूत शहाबे साकिब के भी आसानी से टुकड़े टुकड़े कर सकती थी। इन स्पेसशिप का रंग स्याह था और वो सब शहर की मक्खियों के जत्थे की तरह एक दूसरे के साथ साथ बरक रफ्तारी से आसमान की बुलंदियों की जानिब महवे परवाज थे। ये जीरो लैंड के जीरो क्रॉस स्पेसशिप्स थे, जिनकी कमांड संघ और थ्रीसिया कर रही थी। जीरो क्रॉस स्पेसशिप में रोबोट्स मौजूद थे जो संघ और थ्रीसिया की हिदायत पर अमल करते थे। संघी और थ्रीसिया एक ही जीरो क्रॉस स्पेसशिप में सवार थे और वो कंट्रोल रूम में बैठे स्पेसशिप कंट्रोल कर रहे थे।
उनके जिस्मों पर महसूस हलाई लिबासों के साथ शीशे के बने हुए बड़े बड़े ग्लोब भी थे, जिसमें वो न सिर्फ आसानी से सांस ले सकते थे, बल्कि इन ग्लोब्स में लगे स्पीकरों और माइक्स में एक दूसरे से बातें भी कर सकते थे। संग और थ्रीसिया के सामने एक बड़ी सीमेंट स्क्रीन थी और उनके दाएं बाएं बेशुमार छोटी बड़ी स्क्रीनें लगी हुई थी, जिनसे वो हला में चारों तरफ आसानी से नजर रख सकते थे। थ्रीसिया और संग के सामने एक एक मास्टर कंप्यूटर स्क्रीन भी थी, जिनके साथ बेशुमार कीपैड्स और बटन भी लगे हुए थे। संग अपने सामने मौजूद मास्टर कंप्यूटर पर मुसलसल काम कर रहा था, जबकि थ्रीसिया की नजरें सामने स्क्रीन पर जमी हुई थी, जहां हर तरफ रोशन सितारे और रोशनियों के बड़े बड़े हाले दिखाई दे रहे थे। उनमें से 5 हाले ऐसे थे जो रंगीन भी थे और उनमें जुगनू जैसे नन्हे नन्हे नुक्ते भी चमकते दिखाई दे रहे थे। हला में ऐसे बहुत सारे सियारे थे जो साकत थे। जिन रास्तों से संग और थ्रीसिया गुजर रहे थे, वहां बड़े बड़े साकत सियारे दिखाई दे रहे थे। उनके सामने मीलों तक फैले हुए शहाबे साकत भी आए, जिनसे बचकर वो आगे बढ़ते जा रहे थे। उनका सफर कई रोज से जारी था और वो रुके बगैर जीरो क्रॉस रोबो फोर्स के साथ डॉक्टर एक्स के स्पेस वर्ल्ड की जानब बढ़े चले जा रहे थे। संगीत जिस कंप्यूटर पर काम कर रहा था, उस कंप्यूटर में उसे सुप्रीम कमांडर का बताया हुआ कोड फीड कर दिया था, जो साइंसदानों वाले स्पेसशिप पर लगे हुए क्रॉसिक पावर आले का रिसीवर था, जिसे अब संगीत कंप्यूटर से सर्च कर रहा था। उनके सामने हला का ना खत्म होने वाला तवील सिलसिला था। क्रॉस रोबो फोर्स के रोबोट्स तो थकने वाले नहीं थे, लेकिन इस तवील और ना खत्म होने वाले सफर से संगी और थ्रीसिया पूरी तरह से थक चुके थे। संगी स्पेसशिप के रेड पावर से क्रॉसिंग पावर आले को मुसलसल सर्च कर रहा था। रेड पावर का क्रॉसिक पावर से लिंक तो हो गया और कंप्यूटर स्क्रीन पर क्रॉसिक पावर का कॉशन भी आ रहा था, लेकिन इसके बावजूद संग को ये मालूम नहीं हो रहा था कि वो स्पेसशिप हला में कितनी दूरी पर है जिस पर क्रॉसिक पावर लगा हुआ है। आखिर हम कब तक डॉक्टर एक्स के स्पेस वर्ल्ड तक पहुंचेंगे? मैं तो स्पेसशिप में मुसलसल सफर कर करके थक गई हूँ, थ्रीसिया ने संग की जानब देखते हुए इंतहाई बेजार लहजे में कहा, जो कंप्यूटर कीपैड पर मुसलसल उंगलियां चला रहा था। मैं उसी पर काम कर रहा हूँ। रेड पावर का क्रॉसिंग पावर से लिंक तो है, लेकिन अभी तक मुझे ये पता नहीं चल रहा कि क्रॉसिक पावर हला के किस हिस्से में है और हम उससे कितने फासले पर मौजूद हैं। एक बार ये पता चल जाए कि क्रॉसिक पावर कहाँ है, तो फिर मैं फौरन हिसाब लगा लूंगा कि स्पेस वर्ल्ड से हम कितने दूर हैं और वहां तक पहुंचने के लिए मजीद कितना सफर करना पड़ेगा, चाहे वो सफर हजारों नूरी सालों पर ही क्यों न मुहित हो। संग ने जवाब दिया। कब तक पता चलेगा तुम्हें? थ्रीसिया ने पूछा। बस कुछ ही देर तक। मैं कोड डीकोड करने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का दिया हुआ कोड डीकोड होगा, मेरे सामने सब कुछ आ जाएगा और मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। संग ने जवाब दिया तो थ्रीसिया ने असबात में सर हिला दिया। उसकी नजरें एक बार फिर विंड स्क्रीन पर झलमलाती हुई रोशनी पर थीं। फिर अचानक उसे बहुत दूर सुर्ख रंग का एक नुक्ता सा चमकता हुआ दिखाई दिया। ये क्या है? ओह, कहीं हम मार्स की तरफ तो नहीं जा रहे? अचानक थ्रीसिया ने चौंकते हुए कहा और संग ने भी चौंक कर उसकी तरफ देखा। मार्स? तुम्हारा मतलब है मुरीख? संग ने चौंक कर कहा। हाँ, मुरीख जिसे सुर्ख स्यारा भी कहा जाता है। वो देखो, सामने वो जो सुर्ख नुक्ता चमक रहा है, वो मुझे मुरीख ही मालूम हो रहा है। थ्रीसिया ने उंगली से विंड स्क्रीन की तरफ इशारा करते हुए कहा, तो संग ने भी चौंक कर उसकी तरफ देखा। ये सुर्ख स्यारा तो है, लेकिन ये मार्स नहीं है, क्योंकि हम जिन रास्तों पर सफर करते हुए आए हैं, वहां से मुरीख बहुत पीछे रह गया है। संग ने कहा, हो सकता है ये भी मुरीख जैसा कोई स्यारा हो। थ्रीसिया ने कहा, हाँ, हो सकता है। संग ने कहा और फिर वो अपने काम में मसरूफ हो गया। थ्रीसिया की नजरें उसी सुर्ख स्यारे पर जमी हुई थी।
अचानक उसी लम्हे स्पेसशिप में तेज सीटी की आवाज गूंज रही थी। सीटी की आवाज सुनकर न सिर्फ थ्रेसिया बल्कि संग भी चौंक पड़ा। दोनों ने रडार स्क्रीन की तरफ देखा। सीटी की आवाज रडार स्क्रीन से ही आ रही थी। स्क्रीन पर उन्हें बेशुमार सुर्ख रंग के नुक्ते दिखाई दे रहे थे जो सामने के रुख से उनकी तरफ आते दिखाई दे रहे थे। इन सुर्ख नुक्तों पर दायरे भी बन रहे थे जिनके नीचे ब्लैक बर्ड्स लिखा हुआ था। तो डॉक्टर एक्स को हमारी आमद का इल्म हो ही गया, इसीलिए उसने हमारे इस्तकबाल के लिए ब्लैक बर्ड्स भेज दिए हैं। संग ने होंठ भेजते हुए कहा, इनकी तादाद तो बहुत ज्यादा है। थ्रेसिया ने स्क्रीन पर लातादाद सुर्ख नुक्ते देखते हुए परेशानी के आलम में कहा, तो क्या हुआ? इनके मुकाबले में हमारे साथ भी 1000 जीरो क्रॉस स्पेसशिप्स हैं, पर हम इनका मुकाबला आसानी से कर सकते हैं। संग ने कहा और उसके साथ ही उसे साइड पर लगा हुआ एक बटन प्रेस कर दिया। हेलो हेलो, अलर्ट, ऑल जीरो रोबोफोर्स अलर्ट, कमांडर संग कॉलिंग यू। संगी ने ग्लोब के अंदर लगे हुए माइक में तेज आवाज में कहा। वो अपनी फोर्स के रोबोट से मुखातिब हो रहा था। वी आर अलर्ट कमांडर। ग्लोब में एक मशीनी आवाज सुनाई दी। उनकी फोर्स चूंकि रोबोट्स की फोर्स थी, इसलिए तमाम रोबोट्स को एक साथ बोलने की जरूरत नहीं पड़ती थी। उन तमाम रोबोट शिप्स में एक ऐसी डिवाइस लगी हुई थी जो उन तमाम रोबोट्स तक संग और थ्रेसिया का एक साथ पैगाम पहुंचा देती थी। और जब इन रोबोट्स को कोई जवाब देना होता था तो तमाम रोबोट्स की डिवाइसेस यकजा हो जाती थी और फिर एक मास्टर कंप्यूटर सिस्टम के तहत तमाम रोबोट्स की एक ही आवाज सुनाई देती थी। स्पेस वर्ल्ड से ब्लैक बर्ड्स हमारे मुकाबले पर आ रहे हैं। तुम सब अपने वेपन्स तैयार कर लो। हमारे पास मार्ड ब्लास्टर मिसाइल्स हैं जो हजारों किलोमीटर तक सफर कर सकते हैं। हार्ड मिसाइलों से हम हजारों किलोमीटर दूर मौजूद टारगेट भी हिट कर सकते हैं। इसलिए तुम सब अपनी रडार स्क्रीनें एडजस्ट करो और सामने से आने वाले ब्लैक बर्ड्स को टारगेट करो। जैसे ही वे हमारी रेंज में आए, तुम एक साथ उन पर हार्ड मिसाइल बरसा देना। उनमें से किसी एक ब्लैक बर्ड्स को बचकर नहीं जाना चाहिए। सब ने चीखते हुए कहा, यस कमांडर। हम अपने मिसाइल लॉन्चर से ब्लैक बर्ड्स को टारगेट में ले रहे हैं। मास्टर कंप्यूटर की आवाज सुनाई दी। ब्लैक बर्ड्स का हमसे दरमियानी फासला 8000 किलोमीटर है। जैसे ही ये 6000 किलोमीटर के फासले तक आए, उसी वक्त इन पर मिसाइल फायर हो जाने चाहिए। संग ने कहा, यस कमांडर संग। हम ब्लैक बर्ड्स की रेंज में आते ही उन पर मिसाइल फायर कर देंगे। मास्टर कंप्यूटर ने उसी अंदाज में जवाब दिया। मेरी रडार स्क्रीन के मुताबिक हमारी तरफ आने वाले ब्लैक बर्ड्स की तादाद 3000 के लगभग है। हमारे स्पेसशिप से एक साथ 4 स्पेसशिप को टारगेट किया जा सकता है। तुम सब आपस में लिंक्ड रहो और अपने अपने तौर पर 4 ब्लैक बर्ड्स को टारगेट करो ताकि तुम में से किसी का निशाना न चूक सके। और ब्लैक बर्ड्स, उनको हमारे नजदीक आने का मौका न मिल सके। संगी ने कहा, यस कमांडर संग। हम सब लिंक्ड हैं और अपने अपने तौर पर 4 ब्लैक बर्ड्स को चूज करके उन्हें टारगेट करेंगे। मास्टर कंप्यूटर ने जवाब दिया। तमाम रोबोट्स अपने क्रॉसमेट सिस्टम भी ऑन कर लें ताकि अगर उनमें से कोई ब्लैक बर्ड या कोई और दुश्मन स्पेसशिप बचकर उसकी तरफ आ जाए तो हम इसके रडार सिस्टम पर नजर न आए और उसे आसानी से टारगेट करके ब्लू रेज से हिट कर सकें। संगी ने कहा, ओके कमांडर संग। हमने क्रॉसमेट सिस्टम भी ऑन कर लिए हैं। मास्टर कंप्यूटर ने मशीनी आवाज में जवाब दिया, गुड। मैं ब्लैक बर्ड्स पर नजर रख रहा हूँ। जैसे ही वो रेंज में आएंगे, मैं तुम्हें उन पर फायर करने का हुक्म दूंगा। मेरा हुक्म मिलते ही उन पर हार्ड मिसाइलों की बौछार कर देना। संग ने कहा, यस कमांडर संगी। हम आपके हुक्म तक इंतजार करेंगे। मास्टर कंप्यूटर ने अपने महसूस अंदाज में कहा, थ्रेसिया तुम साइड पर लगे हुए पैनल के तीनों रेड बटन ऑन कर दो। इससे हमारे स्पेसशिप के गिर्द प्रोटेक्शन शील्ड बन जाएगी। अगर ब्लैक बर्ड ने दूर ही से हम पर जवाबी कार्रवाई की तो हम पर मिसाइल या लेजर बीम्स फायर की तो प्रोटेक्शन शील्ड से हम उन मिसाइलों और लेजर बीम से बच जाएंगे।
संग ने थ्रीसिया से मुहातिब होकर कहा तो थ्रीसिया ने असबाब में सर हिलाकर दाएं तरफ मौजूद मिनी कंट्रोल पैनल पर लगी 3 अलग अलग सुर्ख बटन प्रेस करने शुरू कर दिए, जिनके प्रेस होते ही उनके स्पेसशिप के बाहर हल्की नीले रंग की रोशनी का हाल ऐसा बन गया था जिसे वो विंड स्क्रीन से भी देख सकते थे। वेरी गुड, अब वो लाख चाहें हमारे स्पेसशिप को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे, संग ने खुश होते हुए कहा। उसी लम्हे उन्होंने स्क्रीन पर सामने से आने वाले ब्लैक बर्ड से छोटी छोटी लकीरें सी अलग होते देखी। जैसे ही वो ब्लैक बर्ड से लकीरें निकली, उसी लम्हे स्पेसशिप में एक बार फिर खतरे का अलार्म बज उठा। उन्होंने हम पर मिसाइल फायर कर दिए, थ्रीसिया ने चीखते हुए कहा। संग भी गौर से स्क्रीन की तरफ देख रहा था। ब्लैक बर्ड्स पहले ही हजारों की तादाद में थे और चूंकि उनसे निकलने वाले मिसाइल उनसे दुगने थे, इसलिए हर तरफ से उन्हें मिसाइल ही मिसाइल आते दिखाई दे रहे थे। इसके साथ ही ये पार्ट अपने इख्तिताम को पहुंचा।